ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हेमचंद्र पांडेय। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका स्वास्थ्य श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। शनिवार यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से देश में रक्तदान को लेकर एक मुहिम की शुरुआत की गई है, जो 1 अक्टूबर तक चलेगी। आपको बता दें कि रक्तदान को लेकर भारत ने एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया है, जिसमें 87,000 से अधिक लोगों ने रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत स्वेच्छा से इसे करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1 अक्टूबर को नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे है और यह अभियान इसलिए 1 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। श्रोताओं, आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के स्वास्थ्य श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हेमचंद पांडे। डॉक्टर हेम, नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी। सारे श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आप भी अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर हेम से हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 यानी 01123421764 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़ पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर हेम, अपनी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन जो है, आप उस डिपार्टमेंट में हैं, क्या है ये ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, क्या होती हैं, क्या काम करती हैं? सिद्धार्थ जी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एक बहुत ही मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है अगर हम चिकित्सा सेवाओं की बात करें, क्योंकि बिना रक्त के कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो अपने मरीजों को सही इलाज नहीं प्रदान कर सकता है। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक तरफ हम आम जनता से जुड़ते हैं, जहां हम उनको प्रेरित करते हैं कि वो रक्तदान के लिए आगे आए। उनका रक्त हम इकट्ठा करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उससे अलग अलग घटक बनाते हैं, जैसे कि प्लेटलेट, प्लाज्मा और जो लाल रक्त हम आम भाषा में जानते हैं। उसके अलावा उनकी टेस्टिंग के बाद मरीज के साथ उनकी मैचिंग करते हैं और फिर उस रक्त को मरीज को दिया जाता है। तो सिर्फ यहीं पे ये प्रक्रिया खत्म नहीं होती है। इसके बाद मरीज को अगर किसी तरह से कोई परेशानी होती है, क्योंकि रक्त जो है वो एक दवाई है, हमारे जो हिंदुस्तान में है उसे एक दवाई का दर्जा दिया गया है, तो उससे जो भी तकलीफ होती है, अगर किसी तरह से परेशानी या साइड इफेक्ट होता है तो उसे भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। तो रक्त के कलेक्शन से लेके रक्त के ट्रांसफ्यूजन के एंड होने के बाद तक का हमारा पूरा रोल रहता है। जी, अगर आपसे जानना चाहें कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, कितने दिनों के अंदर इस ब्लड को यूज कर लिया जाता है? ये डिपेंड करता है कि आपने रक्त में क्या चीज मिलाई है। जैसे हम रक्त को स्टोर करने के लिए प्रिजर्वेटिव और एंटीकोगुलेंट नाम के 2 पदार्थ होते हैं, जिन्हें मिक्स करते हैं ताकि उनकी सेल्फ लाइफ बनी रहे। अगर जो मैक्सिमम सेल्फ लाइफ होती है वो आपके लाल रक्त की होती है। अगर हम उसे एक सैगम नाम का पदार्थ होता है उसमें मिक्स करके अगर रखते हैं तो उसमें वो करीब 42 दिन तक हम ब्लड बैंक में रख सकते हैं। प्लेटलेट जो होते हैं, जो हम डेंगू वगैरह में यूज करते हैं, उसका सेल्फ लाइफ करीब 5 दिन का रहता है। और जो प्लाज्मा होता है उसे -40 के नीचे, -30 डिग्रीज के नीचे रखा जाता है, तो वो फ्रोजन अवस्था में रखा जाता है और उसे हम 1 साल तक यूज कर सकते हैं। तो तीनों अलग अलग तरह के जो घटक होते हैं रक्त से निकलने वाले, उनकी सेल्फ लाइफ अलग अलग होती है। जी, और डॉक्टर हेम, जैसा कि आपने बताया कि ब्लड को कभी हमें ब्लड देना पड़ता है किसी को, कभी हम प्लाज्मा डोनेट करते हैं, कभी हम प्लेटलेट्स डोनेट करते हैं, तो क्या फ़र्क है? एक आम लोगों को कैसे समझ में आए कि ये प्लेटलेट इस बीमारी में हमको प्लेटलेट देना है, इसमें प्लाज्मा देना है, इसमें ब्लड देना है, क्या है ये? पहली चीज तो ये जो घटक वाला जो हम घटक में बदल देते हैं रक्त के, तो जो होल ब्लड हम कलेक्ट करते हैं, ये काफी पुराना है, बट हमारी कंट्री में अभी भी
कुछ कुछ ब्लड बैंकों में इसको नहीं बनाया जाता है। तो इसका काफ़ी एडवांटेज है। इसके जो एडवांटेज हैं वो इसलिए हैं क्योंकि मान लीजिए किसी मरीज को सिर्फ रक्त हीमोग्लोबिन की कमी है, अगर उसे हीमोग्लोबिन की कमी है तो हमें उसे प्लेटलेट और प्लाज्मा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम वो एक्स्ट्रा उसे दे रहे हैं जो कि किसी और मरीज के काम आ सकता है। तो हीमोग्लोबिन कम होने पे हम सिर्फ लाल रक्त की ज़रूरत है। अगर प्लेटलेट कम आते हैं टेस्टिंग में तो हमें सिर्फ प्लेटलेट देने की ज़रूरत है। और अगर हमारे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं तो उनको हम पीटी एपीटीटी नाम के 2 टेस्ट होते हैं जिनसे टेस्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि उनकी क्या कमी है। अगर किसी तरह का इनमें कमी पाई जाती है तो उसके हम प्लाज्मा दे सकते हैं। तो तीनों तरह के घटकों का अलग अलग रोल है। आज से काफ़ी साल पहले, मेरे ख्याल से 10-20 साल पहले होल ब्लड ही यूज़ होता था, बट अभी जो हमारे नई गाइडलाइंस कहेंगे या नई चिकित्सा में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम घटकों का यूज़ करते हैं, और डिपेंड करता है कि आपका कौन सा रक्त का पार्ट कम है। हीमोग्लोबिन कम होने में लाल रक्त, प्लेटलेट कम होने में प्लेटलेट्स दी जाते हैं, और प्लाज्मा के लिए एपीटी एपीटीटी या फैक्टर डेफिशिएंसी होती है, उसी केस में हम प्लाज्मा देते हैं। जी। और डॉक्टर हेम, इस समय पूरे देश में ब्लड डोनेशन कैंपेन चल रहा है और इसका फ़ायदा उन सभी लोगों को मिलने वाला है जिनको रक्त की ज़रूरत है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि एक आकाशवाणी का भी इसमें बड़ा रोल है, और जब भी किसी व्यक्ति को ब्लड की, या हम ये कह सकते हैं कि रेयर ब्लड ग्रुप की ज़रूरत होती है, तो उस समय उस ब्लड ग्रुप का ब्लड जो है हम कई बार अपने लोकल केंद्रों के माध्यम से अनाउंसमेंट भी करते हैं ताकि उस व्यक्ति को अस्पताल में मदद की जा सके। तो आकाशवाणी ने एक इस तरह का भी काम करती है। और आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, इसके लिए किस तरह की पात्रता होनी चाहिए? सिद्धार्थ जी, कोई भी व्यक्ति जो कि हेल्दी है, हेल्दी मतलब कि किसी भी तरह की बीमारी से मुक्त है जी, उसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर वो रेगुलर डोनेट करता है, फर्स्ट टाइम डोनेट के लिए 60 साल तक की कट ऑफ है कि 60 साल के ऊपर फर्स्ट टाइम अगर आप देने जा रहे हैं तो 60 साल की उम्र तक की ब्लड दे सकते हैं। इसके अलावा जेंडर का कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी जेंडर का व्यक्ति इसको ब्लड डोनेट कर सकता है। रोगों से मुक्ति का मतलब है कि ब्लड प्रेशर जो है वो विद इन नॉर्मल लिमिट होना चाहिए। हाइपरटेंसिव लोग भी दे सकते हैं बट विद इन नॉर्मल लिमिट है, और दवाइयों में रेगुलर सेम दवाइयाँ लेके वो ब्लड डोनेट करें। इसी तरह से डायबिटिक भी दे सकते हैं, बट उनमें जो डायबिटिक के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट ना हुई हो, उनका डायबिटिक कंट्रोल में हो, और वो निरंतर डॉक्टर की जो सलाह है उसे मानते हो। इसके अलावा वो जब ब्लड बैंक में आते हैं या ब्लड सेंटर में आते हैं तो उनका बेसिक एक हेल्थ चेकअप ब्लड बैंक में किया जाता है, जिसमें कि हाल में हुई कुछ बीमारियों के बारे में, कुछ टीकाकरण के बारे में, इसके अलावा आपके किसी सर्जरी हुई हो, आपको किसी तरह का खून पहले कभी चढ़ा हो, तो उनकी एक लिमिट होती है कि इस टाइम पीरियड के अंदर में आप रक्त को दान नहीं कर सकते। अगर आप उन सारे क्वेश्चनों को और उन सारे हेल्थ के पैरामीटर्स में फिट होते हैं तो आप ब्लड दे सकते हैं। आपकी जांच भी होती है, जैसे आपका एक हीमोग्लोबिन का मानक होता है कि अगर 12.5 ग्राम पर डीएल से नीचे आपका ब्लड है तो आप रक्तदान नहीं कर सकते। तो कुछ तो आम आदमी के लिए खुद ही पता होता है कि हम हेल्थी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे हीमोग्लोबिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, तो वो रक्तदान केंद्र में आप आएंगे तो वो जांच होती है, आप फिट अगर उसमें हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं। जी। और एक बार ब्लड डोनेशन करने के बाद कितने अंतराल के बाद हमें इंतजार करना होता है, इसके बाद दोबारा ब्लड देते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम डोनर्स तो बहुत है, रेगुलर डोनर्स नहीं है। आप अगर स्वस्थ हैं, आप सारी सलाह डॉक्टर की मान रहे हैं तो हर 3 महीने पे आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं अगर आप मेल हैं। फीमेल डोनर्स के लिए यह टाइम पीरियड अभी 4 महीने का कर दिया गया है, बिकॉज थोड़ा सा हमारे यहाँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फीमेल डोनर्स में ज़्यादा देखी जाती है, और लगातार रक्त देने से उनमें आयरन डेफिशिएंसी का खतरा होता है। इसलिए 4 महीने के अंतराल पे फीमेल डोनर्स और हर 3 महीने के अंतराल पे मेल डोनर्स ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर हेम ने बताया कि हर 3 महीने में कोई भी पुरुष अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, और महिलाओं के केस में 4 महीने की ये जो गैप है या अंतराल है वो रखा गया है। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि स्वास्थ्य श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हेमचंद पांडे। आप भी डॉक्टर
हेमचंद पांडे से अपने सवाल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके। नंबर वही है 011234216764 और आप अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। और और आपको ये भी बता दें श्रोताओं कि आज चूँकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका जो है ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन में उनकी विशेष दक्षता है, तो आप ब्लड डोनेशन से रिलेटेड अपने सवाल उनसे कर सकते हैं। डॉक्टर हेम, हम हमारे एक श्रोता ये जानना चाह रहे हैं, विनय ने हमें ये लिखा है कि ब्लड तो हम दे देते हैं लेकिन देने के बाद कितने दिनों तक, क्योंकि मन में शंका रहती है कि मेरा ब्लड जो है वो इतना कम हो गया, 1/2 लीटर मेरा ब्लड निकल गया, तो पता नहीं ये कितने दिनों में बन पाएगा, और लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल वीकनेस सी आ जाती है। तो इसका क्या कारण है और क्या कहेंगे इस बारे में? सिद्धार्थ जी, ब्लड डोनेशन से रिलेटेड कई भ्रांतियां हैं लोगों के मन में जी। मैं पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूँ कि रक्तदान करने से किसी तरह की कोई कमजोरी या किसी तरह का कोई थकान वगैरह नहीं होती है। हमारे संस्थान में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रक्तदान करते हैं, उसके बाद पूरे दिन भर सर्जरी में ऑपरेशन करते हैं और फिर उसके बाद भी वो रात के 8 बजे तक सर्जरी करके घर जाते हैं। तो ये जो भ्रांतियां हैं, ये तो मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग से हट जानी चाहिए। जो आप रक्त देते हैं वो 2 तरह से होता है। एक तो उसमें हम क्वालिटी देखते हैं और दूसरा हम क्वांटिटी देखते हैं। तो करीब 350 ml से 450 ml, ये डिपेंड करता है कि आपका वजन कितना है, उसके हिसाब से ब्लड एक बार में निकाला जाता है किसी भी रक्तदाता से। इसकी जो क्वांटिटी है वो 24 से 48 घंटे के अंदर में पूरी हो जाती है। मतलब जो 350 ml आपके शरीर से निकलेगा, वो 350 ml 24 से 48 घंटे में, अगर आप नॉर्मल खान पान कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी और फ्लूइड वाले चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो क्वालिटी की बात है, जो 1 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन कम होगा, वो करीब 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में आपका पूरी तरह से वापस आ जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी का थोड़ा बहुत खान पान या आयरन का इंटेक जो है वो कम होता है, तो 2 महीने के अंदर में भी, मतलब उसके बावजूद भी 2 महीने के अंदर में वो रक्त पूरा हो जाएगा। इसी रीजन से वो जो 3 महीने का गैप है, जो पिछला सवाल आपने मुझसे पूछा था कि कितनी देर के बाद दे सकते हैं, उसको इसीलिए 3 महीना मेल्स के लिए और 4 महीना फीमेल्स के लिए किया गया, क्योंकि इतना भी अगर आप देख रेख अपनी नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 3 से 4 महीने में आपका ये रक्त पूरा हो जाएगा। और हमारे बड़े सारे श्रोता हैं जो आपसे डॉक्टर हेम सवाल करना चाहते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले हम कॉल करते हैं, मोहम्मद यामीन की कॉल लेते हैं। यामीन भाई नमस्कार। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। यामीन भाई अपना सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए कि हम डोनेट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम कैसे जानें कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं और हमारा ब्लड सफिशिएंट है, हम दूसरे को देने की स्थिति में हैं। सिद्धार्थ जी, आप रिपीट कर सकते हैं? जी, डॉक्टर हेम, यामीन भाई रेडियो वाला हमारे लिसनर हैं, इन्होंने हमारे स्टूडियो में कॉल किया और ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे जानें कि हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, हमारे पास सरप्लस ब्लड है या सफिशिएंट क्वांटिटी में ब्लड हमारे पास है और हम अब इसे डोनेट कर सकते हैं। पहली चीज तो आप स्वस्थ होने चाहिए, तो उसके लिए कोई मानक ऐसा है नहीं कि आप, अगर आपको महसूस है कि आप स्वस्थ हैं तो आप ब्लड रक्तदान केंद्र जाइए, जो भी आपके घर के नजदीक में है। वो आपकी एक बेसिक हेल्थ रिलेटेड जांच करेंगे, जिसमें आपका वजन देखा जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन चेक होगा, आपके बाकी कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि जैसे आपको कोई इन्फेक्शन ना हुआ हो 1 से 2 हफ्ते के बीच में, किसी तरह की कोई दवाइयों पे ना हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो नज़दीकी रक्तदान केंद्र है आप वहाँ जाइए और वहाँ पे जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो अपने आप ही चेक हो जाएंगे, वो अपने आप ही उनकी जांच हो जाएगी। यह एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी हर 3 महीने पे अगर आप डोनेट करें तो अपनी फिटनेस जानने का भी, कि आपका रक्त कितना है, आपको किसी तरह की कोई बीमारी है, कोई जांच में परेशानी आती है तो वो भी आपको पता चल जाएगी। तो अगर आप स्वस्थ महसूस करते हैं तो जरूर रक्तदान केंद्र जाइए, वहाँ पे जो भी जांच की जरूरत है वो स्वतः ही हो जाएगी। जी, और डॉक्टर हेम अब रुख करते हैं पूर्णिया बिहार का, जहां से हमारे कार्यक्रम में मोहम्मद मजहर जी जुड़ गए हैं। मजहर जी नमस्कार। नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरा सवाल ये था सर
कि लगभग 3-4 महीने पहले मैंने जीटीबी हॉस्पिटल में मैंने ब्लड दिया था, तो एक पाउच होता है, यानी कि 200-250 ग्राम का होता है, और उसके बाद मेरा है ना 2-3 दिन तक यानी कि मन मेरा सुस्त क्यों न रह रहा था, क्या कारण था? जी बिल्कुल डॉक्टर हेम, आपसे मैं यही कह रहा था कि एक जो कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये बात होती है कि मेरा इतना ब्लड निकल गया है। बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने के बाद उस दिन छुट्टी ले लेते हैं, घर चले जाते हैं और थोड़ा सा वीकनेस महसूस करने लगते हैं। तो कितनी सत्य बात है, क्या कुछ होता है इसके बाद? रक्तदान के बाद कुछ प्रिकॉशन लेने होते हैं, जैसे कि क्योंकि आपका जो 350 ml ब्लड हमने लिया होता है, उसको पूरा करने के लिए मतलब ये करीब हमारे 10% जो रक्त होता है टोटल शरीर में, उससे कम होता है। जैसे एक आम इंसान में 5 लीटर खून होता है, उसमें से 350 ml हम निकालते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये बहुत ही एक कम मात्रा है जो कि टोटल शरीर के खून से निकलती है। अगर आप रक्तदान के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी या द्रव्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो आप जो एक कमजोरी कह रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर से खून निकालेंगे, वो आपको महसूस नहीं होगी। दूसरा, कुछ और चीजें हैं, जैसे कि मदिरा पान नहीं करना होता है, उस दिन कम से कम ना करें, क्योंकि मदिरा पान से डिहाइड्रेशन होता है, तो वो अवॉइड करना होता है। उसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग और थोड़े बहुत वजन वाले कामों को नहीं करना होता है। जैसे आप अगर बहुत भारी सामान उठा रहे हैं तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना होता है करीब 4 से 6 घंटे के लिए। तो आप अगर पानी ज़्यादा पिएंगे, आप अगर जो डॉक्टर ने आपको बताया है कि ये चीज़ें आप फॉलो करिए, अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं जो मैंने बताई आपको, तो आपको कभी ये नहीं महसूस होगा कि आपको कमजोरी हो रही है या कुछ हो रही है। हाँ, अगर आपको लंबी कमजोरी लग रही है तो जरूर आप रक्तदान केंद्र वापस जाइए, क्योंकि कभी होता है कि रेगुलर जो ब्लड डोनर है उनमें आयरन की डिफिशियंसी हो रही होती है, जो हीमोग्लोबिन से नहीं पता लगती। तो उस केस में रक्तदान केंद्र आपकी जांच करवा सकता है या आपको रेफर कर सकता है कि कहीं रक्त की कमी तो नहीं होगी बार बार रक्त देने से। तो फर्स्ट टाइम डोनर में इस तरह की इश्यूज नहीं आते हैं। तो आप रक्त के देने के बाद द्रव्य पदार्थों का सेवन थोड़ा ज्यादा करेंगे तो आपको ये जो महसूस हो रहा है ये नहीं होगा। बिल्कुल। और डॉक्टर हेम, इसकी तो शुरुआत ब्लड डोनेशन सेंटर पे ही हो जाती है। आपको फ्रूट जूस मिलता है पीने के लिए इमीडिएटली आफ्टर ब्लड डोनेशन। और इस बीच हरियाणा का रुख कर लेते हैं, बात करते हैं मेवात से। इलाही बख्श जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इलाही जी नमस्कार। सिद्धार्थ सर नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है इलाही जी आपका कार्यक्रम में। सर जी, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। सर सबसे पहला सवाल मेरी ये है कि सर ऐसा ग्रुप कौन सा है जो सर बहुत मुश्किल से ग्रुप मिलता है? रियल ब्लड ग्रुप। और सर दूसरा सवाल ये है कि सर 1 यूनिट में कितना ग्राम खून होता है सर? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पहला इनका सवाल है जी। मैं पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा कि 1 यूनिट में 1 ग्राम पर डेसीलीटर खून होता है। तो आप अगर देंगे, मान लीजिए आपका 13 ग्राम पर डेसीलीटर का खून है तो वो 12 रह जाएगा, लेकिन इसकी रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है। दूसरा आपका सवाल है कि रेयर ब्लड ग्रुप, तो हमारे जो कंट्री है इसमें जो रेयर ब्लड ग्रुपों में बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक ऐसा है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखा जाता है, मतलब कि करीब साल में 1-2 केसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। ये करीब 20,000 लोगों में एक आदमी का ऐसा ब्लड ग्रुप होता है। इसके अलावा और भी रेयर ग्रुप हैं, लेकिन वो हो सकता है कि मैं भी कभी लाइफ में एक बार देखूं, तो उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। जो हम कॉमनली सुनते रहते हैं कि ये रेयर ब्लड ग्रुप है, मिलना मुश्किल है, कैसा बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। आम लोगों के लिए O नेगेटिव, B नेगेटिव जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं वो भी रेयर में ही गिने जाते हैं, क्योंकि करीब 100 में से एक आदमी का O नेगेटिव होता है करीब। तो अगर आपको किसी को O नेगेटिव किए, तो अगर 100 लोगों का खून हम लेंगे तो शायद 1 यूनिट हम उसके लिए उसमें से अलग कर पाए। जी। तो ये कुछ रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं। जी। और डॉक्टर हेम, आपने निगेटिव ब्लड ग्रुप की बात की, तो हम रिस्क फैक्टर की भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये निगेटिव ब्लड ग्रुप कितना प्रोमिनेंट है, क्योंकि बहुत कम संख्या में और कई बार ऐसे जब लोगों को ब्लड की आवश्यकता होती है तो किस तरीके से ब्लड बैंक उनकी मदद करते हैं? ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होते हैं करीब 5% है हमारी जनसंख्या में। अगर आप 100 लोगों को लेंगे तो टोटल 5 का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। जी। अब अगर हम खाली O या B या A ग्रुप की बात करें तो फिर इन 5 में से किसी 1 या 2 लोगों का ही O नेगेटिव, B नेगेटिव।
तो इस तरह का मरीज कभी आता है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनको हम एक साथ 4 यूनिट 5 यूनिट उपलब्ध करा पाएं। तो इसके लिए ब्लड बैंक जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। एक तो ब्लड बैंक आपस में जो ब्लड सेंटर्स हैं वो आपस में भी एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मेरे ब्लड सेंटर में एक मरीज है जिसको नेगेटिव और मेरे पास नहीं है, तो मैं दूसरे ब्लड सेंटर से पूछता हूँ कि क्या उनके पास है, और ब्लड सेंटर टू ब्लड सेंटर ट्रांसफ़र बड़े आराम से हो सकता है। तो पहला तो आपस में ही, अगर आपके एरिया में मल्टीपल ब्लड सेंटर हैं तो आपस में ही वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इस तरह के डोनर्स की हम एक लिस्ट भी तैयार रखते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो क्या हम उन्हें कांटेक्ट करें। तो जब भी इस तरह का मरीज आता है तो हम उनको फ़ोन करते हैं और वो अपनी स्वेच्छा से आके रक्तदान करके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम रक्तदाताओं पे और दूसरे ब्लड सेंटर्स पे डिपेंड रहते हैं अगर हमारे पास वो ब्लड नहीं है। जी, और रुक करते हैं बलरामपुर का, जहाँ से रिंकी तिवारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। रिंकी जी बहुत बहुत नमस्कार। हेलो रिंकी जी, आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी, बहुत बहुत नमस्कार। जी बिल्कुल, आपके साथ में जो एक्सपर्ट हैं सर हैं, उन्हें मेरा नमस्ते। नमस्ते रिंकी जी। हेलो जी जी जी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, बताइए रिंकी जी। जी जी सर, मेरा प्रश्न है कि जैसे सर कहते हैं वो पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, अगर मान लें वो पॉजिटिव का है तो वो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, यदि ये बी पॉजिटिव का है वो नहीं दे सकता, तो सर क्या संभव कि जो बी पॉजिटिव वाले हैं तो क्या किसी को नहीं दे सकते हैं? ऐसा क्यों है सर? जी डॉक्टर साहब, शायद ये ए बी पॉजिटिव कहना चाह रही हैं, ओ पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव की बात की है। आपसे समझना चाहेंगे कि ओ पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव वालों को क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, किसको ये दे सकते हैं? इसको समझाने के लिए पहले मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा कि हमारे रक्त में जो हम कलेक्ट करते हैं उसमें दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो आपके लाल रक्त होती है जिन्हें हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, इनके ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं। तो अगर आपका ग्रुप ओ है तो आपके लाल रक्त कण के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, लेकिन आपका ग्रुप अगर बी है या ए बी है तो बी में बी का एंटीजन होगा और ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होगा। तो ये तो हो गया लाल रक्त का, लेकिन इसके साथ में हम प्लाज्मा भी लेते हैं। उस प्लाज्मा में क्या होता है कि अगर आपका ग्रुप ओ है तो आपके ग्रुप में एंटी ए और एंटी बी, मतलब जो ए और बी एंटीजन है उनको मारने की क्षमता रखने वाले दो पदार्थ होते हैं जिन्हें हम एंटी ए और एंटी बी। तो ओ वाले का ब्लड हम अगर किसी को देंगे, क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो कोई भी मरीज का रक्त उसको मार नहीं सकता। वैसे ही अगर हम बी ग्रुप वाले का ब्लड देंगे किसी ओ वाले को, तो क्या होगा कि बी के ऊपर जो बी एंटीजन है वो ओ ग्रुप का एंटी बी मार सकते हैं। तो ओ वाले जो होते हैं उनका लाल रक्त किसी भी इंसान को, मतलब ए बी वाले लोगों को भी ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन इसी ग्रुप का ब्लड ओ ग्रुप वालों को नहीं दिया जा सकता है। ओ ग्रुप वालों को खाली हम ओ ही का ब्लड दे सकते हैं। उसी तरह से ए बी वाला जो होता है मरीज या ए बी वाला जो इंडिविजुअल होता है उसको हम किसी भी ग्रुप का ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों ही एंटीजन है और एंटीबॉडी कोई नहीं होती है। तो ए बी को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं लाल रक्त के मामले में, और ओ वालों को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ये एंटीबॉडी और एंटीजन का डिफरेंस होने के कारण ही ये जो है कि हम एक ग्रुप किसको दिया जा सकता है और दूसरे को नहीं दिया जा सकता। जी बिल्कुल। तो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो यहीं से स्टार्ट है। जी, और रुक करते हैं गुरुग्राम का, जहाँ से सुभाष जी अपने सवाल के साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं और बात करते हैं सुभाष जी से। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ सर। जी बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार। जी जी सर, धन्यवाद। जी सर, मैं ये जानना चाहता था, अभी तो डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया जानकारी दिया, मैं यही ध्यान से सुन रहा था सर। जी जी। और बहुत बढ़िया नॉलेज हुआ कि क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति का मतलब 12 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, काफी अच्छी जानकारी। लेकिन सर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ जी सुभाष जी, कि अगर स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करना चाहता है सर तो उसका वजन कम से कम कितना, मिनिमम कितना होना चाहिए, और वो उसके अंदर हेमोग्लोबिन कितनी है वो कैसे पता हो पाएगा सर, ये हमें बताइए कृपया करके। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब आप इस सवाल का जवाब दीजिए। जी सिद्धार्थ जी, वजन तो 45 किलो होना चाहिए मिनिमम, जो है वो 45 केजी वजन है, तभी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जी आपका दूसरा सवाल मैं ढंग से सुन नहीं पाया, आप एक बार रिपीट कर पाएंगे सिद्धार्थ जी? इन्होंने हीमोग्लोबिन के बारे में जानना चाहा है कि ये कैसे पता लगाएं कि क्या उस समय हीमोग्लोबिन पूरा है या नहीं है।
आपको रक्तदान केंद्र जाएंगे तो वहाँ पे रक्तदान करने से पहले हीमोग्लोबिन जांच होती है। तो बिना जांच के आप नहीं पता कर सकते। आप जब जाएंगे तो आपकी डेफिनेटली जांच होगी, नहीं होती है तो आप रक्तदान केंद्र से कह सकते हैं कि आप मेरी जांच करिए, उसके बाद ही मैं रक्तदान करूंगा। मतलब ये हमारे कंट्री का लॉ है कि आपके रक्तदान से पहले हीमोग्लोबिन की जांच अनिवार्य है, उसके बिना आपका रक्त नहीं दिया जाएगा। और रक्तदान केंद्र जाएंगे तो डेफिनेटली आपका रक्त की जांच होगी और आपको हीमोग्लोबिन पता चल जाएगा। हमारे एक लिसनर ये जानना चाहते हैं कि उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और ये आपका ये कार्यक्रम सुन के पूछ रहे हैं कि क्या मैं भी ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? जी नहीं, जिनकी भी एंजियोप्लास्टी या हार्ट रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनको खतरे में डाल सकती हैं, वो रक्तदान नहीं कर सकते। जी, तो आपको इसके लिए इंतज़ार करना होगा, बल्कि आप दूसरों को ज़रूर मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपना ब्लड डोनेट करें। और आप कुछ नहीं करिए, बट इस प्रोग्राम के साथ जुड़िए और दूसरों को प्रेरित जरूर करिए कि वो सामने आए और रक्तदान। लेकिन डॉक्टर हेम, देखिए आपकी अपील का असर हो रहा है। हमारे पास बड़े सारे मैसेजेस आ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अब वो इस मुहिम में आगे आएंगे और ज़्यादा, चूँकि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग इससे कार्यक्रम से भी जुड़ रहे हैं और इस कैंपेन में भी साथ आ रहे हैं। और इस समय बड़ौद का रुख करते हैं, जहां से हमारे रेगुलर लिसनर महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। जी नमस्कार। आज मैं जानना चाह रहा हूँ जी, जो हम किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तो हमें अपने खून को ताजा बनाने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी होगी और हमें डोनेशन करने के बाद कितने दिनों तक हमें अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, बताने की कृपा करें। जी बिल्कुल डॉक्टर हेम, एक जिसे कहते हैं कि चूँकि हीमोग्लोबिन या ब्लड का होना शरीर में सब कुछ उसी से चलता है, तो कैसे हम एक हेल्दी ब्लड को शरीर में रख सकते हैं, हीमोग्लोबिन को मेंटेन कर सकते हैं? हीमोग्लोबिन के लिए बेसिक 3 चीजें आपको चाहिए। पहली चीज आपको चाहिए आयरन, दूसरी चीज चाहिए फोलिक एसिड और B12। तो आप अगर अपना खान पान में मतलब अच्छा रखते हैं, जैसे आयरन रिच फूड खाते हैं जी, तो जैसे हरी पत्तियां हैं, पालक, स्पिनच वगैरह है। इसके अलावा आप लोहे के बर्तनों में खाना खाते हैं, या आप ये चना हो गया, आपके जो आयरन रिच फूड है अगर आप वो ले रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं है। वेजिटेरियन लोगों में कमी हो जाती कभी कभी विटामिन B12 की, बट ऐसा बहुत कॉमन नहीं देखी जाती जी। तो आप अगर खान पान सही से ले रहे हैं तो आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है अपने रक्त के हीमोग्लोबिन को बनाए रखने की। और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर हेम, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं बस यही एक संदेश देना चाहूँगा कि रक्तदान एक बहुत ही महान कार्य है। आप इससे जुड़ें, अगर आप नहीं जुड़े हैं। ये 15 दिन तो बिल्कुल आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, आप इससे तो जुड़े ही जुड़े, पर इसके बाद रुके ना, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसके बाद भी लोगों को इस रक्त की जरूरत पड़ने वाली है। साल में एक बार जरूर रक्तदान करें, जिससे कि हमारे देश में जो कमी है रक्त की उसको हम पूरा करें। जी डॉक्टर हेम जी, अब समय कम है, आप स्वास्थ्य श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। थैंक यू सिद्धार्थ जी, आपका मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने। श्रोताओं, आपसे भी कहेंगे कि डॉक्टर हेम ने आपको स्वास्थ्य को लेकर आपके जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए, आप ब्लड डोनेट करते रहिए। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हेमचंद्र पांडेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।